हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। आज जो हम सब्जेक्ट कोड लेकर के आए हैं यह है BSOG 173 विकास पुनर्चिंतन या पुनर्विचार, रीथिंकिंग डेवलपमेंट। ठीक है, रीथिंकिंग डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास पर पुनर्चिंतन या विकास पर पुनर्विचार। ठीक है, तो ये जो आज सब्जेक्ट है BSOG 173, इसके आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं पहले भी, और आगे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो आप सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, वो प्लीज हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। पहला तो इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह है विकास की अवधारणा क्या है, इसके मुख्य आयामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए अब ये लास्ट में जैसे इसके मुख्य आयामों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर कुछ बदलाव भी हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि इसके मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए या इसके मुख्य कारकों को स्पष्ट कीजिए। पर प्रश्न जो रहेगा वो प्रश्न यही रहेगा कि विकास की अवधारणा क्या है या विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो हमें इसको समझना होगा। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को अधिक सुखद, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। ठीक है, विकास से क्या होता है भाई, लोगों का जो जीवन है वो अधिक सुखद हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा और समृद्ध हो जाएगा। ये केवल आर्थिक वृद्धि जैसे GDP बढ़ना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, समानता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी शामिल है। ठीक है, अगर मान लीजिए विकास एक तरीके से हुआ है, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई इस कंट्री के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ है, जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं या यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं या फ्रांस की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो वहां पर से जिससे मतलब ये नहीं कि GDP बढ़ रही है, एक उसमें GDP के साथ साथ क्या हो रहा है, वहां पर सामाजिक जो न्याय है वो भी बेहतर है, समानता भी है, और जीवन की गुणवत्ता में वो लोग हमसे कहीं ज्यादा आगे भी हैं। उनके जीवन ज्यादा मतलब कि जीवन की गुणवत्ता है वो बेहतर है वहां के लोगों की। अब इसके मुख्य आयामों को हम समझ लेते हैं कि इसके मुख्य आयाम क्या होते हैं। पहला आता है इसके अंदर आर्थिक आयाम, आय में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर। ठीक है, यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं अगर विकास होता है तो आय में वृद्धि होती है, यानी कि कमाई में बढ़ोतरी होती है। दूसरा इसका क्या है पॉइंट, सामाजिक आयाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता तक पहुंच। हर व्यक्ति की जो पहुंच होती है वो शिक्षा तक, स्वास्थ्य तक और सामाजिक समानता, यानी कि सब नागरिक एक बराबर है। ठीक है, राजनीतिक आयाम क्या होता है, लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, यानी कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो हर किसी व्यक्ति को मिलते हैं और निर्णय प्रक्रिया जो होती है उसमें भागीदारी बढ़ती है लोगों की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी हम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विकास के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य क्या होते हैं, उनसे आप क्या समझते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। समाज और संस्कृति लोगों की मानसिकता और जीवन शैली को आकार देते हैं। सांस्कृतिक कारक जैसे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, मूल्य और लैंगिक समानता विकास की दिशा तय करते हैं। ठीक है, अच्छे सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक एकजुटता समाज के विकास का मजबूत आधार बनते हैं। अगर हमें मजबूत समाज बनाना है, अगर हमें चाहिए हमारा समाज जो है वो बेहतर बन सके, समाज में बेहतरी आ सके, समाज बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो, तो उसके लिए क्या है भाई, अच्छे सांस्कृतिक मूल्य होने चाहिए। हमारे जो मतलब के एक तरीके से एथिक्स होते हैं ना, जीवन के एथिक्स बेहतर होने चाहिए और समाज में एकजुटता भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, विकास हो पाता है किसी भी राज्य के अंदर। अब इसका तीसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, अविकसित देश विकसित देशों से किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ में मतलब कि इसकी समझ हम सबको होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई जो अविकसित देश है ना वो विकसित देशों से किस प्रकार भिन्न है, मतलब अलग है। उत्तर को देख लेते हैं। अविकसित या विकासशील देश और विकसित देश मुख्य रूप से आर्थिक और संरचनात्मक आधार पर भिन्न होता है। एक तो आर्थिक, भाई देखिए अगर जो देश अभी विकासशील है, जहां विकास हो रहा है, ठीक है, सॉरी जो देश मतलब के जो अविकसित है, यानी कि जिसमें विकास विकास का कार्य चल रहा है, विकसित हो रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी विकसित हुआ है उससे तो अलग ही होगा ना वो देश, क्योंकि विकसित देश जो है वहां पर तो भाई लोगों के लिए बेहतर सुख सुविधाएं भी होंगी, उनकी आय भी अच्छी होगी, लोगों का जीवन भी बेहतर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहली स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत और उद्योगीकृत होती है, जबकि अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती है। अब देखिए विकासशील देश जैसे भारत भी हमारा विकासशील देश ही है अभी, ठीक है, यहाँ पर भी विकास धीरे धीरे हो रहा है।
तो हम ज्यादातर किस पे डिपेंड है? कृषि पे डिपेंड है पूरा देश जो है ना। और वहीं अगर बात करी जाए अगर विकसित देश होगी तो विकसित देश जो है वो बाकी चीजों पर भी मतलब कि सिर्फ खेती पे नहीं, जैसे अगर मान लीजिए आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें या फ्रांस की बात करें, ये इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, कृषि इनके पास इतनी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास तो यूएसए के पास तो कृषि भी बहुत अच्छे लेवल पर है, पर वहां पर टेक्नोलॉजी भी है, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, वो मतलब कि बहुत एक पूरी तरीके से परिपूर्ण है, संपूर्ण देश है वो, है ना। और अब भारत जो है अभी विकास कर रहा है, भारत में विकास चल रहा है। जीवन स्तर, विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी सुविधाएं बेहतर होती हैं, जबकि अविकसित देशों में गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी मुख्य समस्याएं होती हैं। ठीक है। विकसित देश जो होते हैं जैसे भाई जापान, फ्रांस और आपका यूके, यूएसए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर तरीके से देश के अंदर शिक्षा भी बेहतर है, स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, तकनीकी सुविधाएं भी हैं वहां पर लेकिन जो गरीब देश हैं जैसे भाई पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये देश जो है विकासशील देश है, इनमें विकास हो रहा है, तो वहां पर क्या गरीबी है, बेरोजगारी है, संसाधनों की कमी है ना। अब हम प्रश्न जो चौथा है उस पर आ जाते हैं, पर्यावरण और विकास के बीच क्या संबंध है। अब इसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। विकास और ये पर्यावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मनुष्य का विकास प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भूमि और ऊर्जा पर निर्भर है। हालांकि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है, पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है। देखिए, अगर विकास होगा, है ना, कुछ चीजों में क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए फैक्ट्रीज हैं या कोई और भी कार्य हो रहे हैं, तो उसमें जो होता है पर्यावरण भी तो दूषित होता है ना। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, यदि पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है तो अंततः भविष्य का विकास भी रुक जाता है। इसलिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है। ठीक है, मतलब देखिए, विकास तो होना चाहिए लेकिन उससे ये भी तो देखना है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। अगर मान लीजिए हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी नदियां गंदी हो रही हैं या हमारे मतलब कि भाई पेड़ पौधे इनको नुकसान पहुंच रहा है, तो इससे फ्यूचर वाला भी जो हमारा एक फ्यूचर में जो हमारे ये रिसोर्सेस हैं, ये जो प्राकृतिक रिसोर्सेस है, इनके प्रति तो खतरा मंडरा रहा है ना। तो इनको भी हमें सुरक्षित ही रखना है। ऐसा नहीं कि बस विकास के चक्कर में ये जो नेचुरल चीजें हमारे पास, नेचुरल जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो हमारे पास संसाधन है, इनको हम वेस्ट कर दें, है ना। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके मुख्य लक्ष्य क्या है। अभी देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता ना करे। अभी जैसे हमने समझा कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें, पेड़ पौधे, जंगल, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नदियां, झरने, इनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है आज के डेवलपमेंट के लिए, कि भाई आज डेवलपमेंट कर लेते हैं और इन चीजों को हम खराब कर देते हैं। ठीक है। इसके प्रमुख लक्ष्यों में गरीबी व भुखमरी मिटाना, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जलवायु परिवर्तन पर रोक और यह पर्यावरण संरक्षण शामिल है। देखिए, अब वही बात आ गई, पर्यावरण को संरक्षित रखना है, यानी कि पर्यावरण को बचाना है हमें। ठीक है। ऐसा ना हो कि जलवायु परिवर्तन पर एक इस तरीके इससे ना जलवायु परिवर्तन पर रोक ना लग जाए। ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलना है कि आज का हम डेवलपमेंट नहीं कर सके, आज विकास भी हो सके और कल की डेट में या कल आने वाले कल में हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनमें किसी भी तरीके से खतरा ना मंडराए। तो वो चीजें हमें सोच समझ करके चलनी होंगी। विकास के विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को समझाइए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इमानुएल वॉलरस्टीन है। इसके अनुसार विश्व को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, केंद्र, अर्धपरिधि और परिधि। इसमें विकसित देश केंद्र में है जो संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, और गरीब देश परिधि में आते हैं जिनका शोषण होता है ना। भाई सेंटर में कौन सा देश है, केंद्र में कौन सा देश है, जो कि भाई ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी वो देश हर तरीके से विकासशील देशों से आगे हैं, जो देश पूरी तरीके से परिपूर्ण हो चुके हैं, जो देश पावरफुल कंट्रीज हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जो गरीब देश है उनका शोषण करते हैं, किनके नाम पे, संसाधनों के नाम पे, क्योंकि उनके पास संसाधन है। अब अगर आपको अपने देश को विकसित करना है, अगर आपको अपने देश के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको भाई इन कंट्रियों के सामने झुकना पड़ता है ना। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। आधुनिकरण सिद्धांत, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं। ठीक है, ये भी देखिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है उसको समझ लेते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि सभी समाज विकास के एक निश्चित क्रम से गुजरते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हों,
इसकी मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं क्या होती है। ये पश्चिमी देशों के विकास का मॉडल का अनुसरण करता है। इसमें पारंपरिक मूल्यों को छोड़कर आधुनिक मूल्यों जैसे तर्क, विज्ञान और उद्योग को अपनाने पर जोर दिया जाता है। इसे एक रेखीय लाइनीय प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। ठीक है, इसको भी हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम आखिरी क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। उत्तरहित दृष्टिकोण, तो इस डेवलपमेंट अप्रोच क्या है? विकास दृष्टिकोण पारंपरिक विकास मॉडल की आलोचना करता है। इसके समर्थक जैसे आर्टुरो एस्कोबार मानते हैं कि विकास एक पश्चिमी अवधारणा है जिसे अविकसित देशों पर थोपा गया है। इसके बजाय ये स्थानीय ज्ञान, संस्कृति और विकेंद्रीकृत वैकल्पिक विकास मॉडलों पर जोर देता है। ठीक है, आर्टुरो एस्कोबार क्या मानते हैं कि विकास जो है ना, ये बस पश्चिमी देशों की तरफ से थोपा गया एक तरीके की चीज है। ठीक है, एक्चुअल में उनका मतलब क्या है कि भाई विकास जो है वो आपका स्थानीय ज्ञान है। देखिए, आपको स्थानीय ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति की समझ होनी चाहिए अपनी, और वैकेंद्रीकृत वैकल्पिक विकास मॉडलों पर जोर देता है ना। तो इनका मानना यह है कि भाई आपका जो विकास है ना, वो आपका आपके कंट्री को समझना है, या आपका राज्य को समझना है, या आपके क्षेत्र को समझना है। ठीक है, स्थानीय ज्ञान आपको होना जरूरी है। ठीक है, और ये जो विकास अब हम जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, या बाकी कंट्रियों को देख रहे हैं हम भाई, कि वहां पर बुलेट ट्रेन चल रही है, या इस तरीके की भाई वहां पर मतलब कि इतनी लंबे लंबे स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, या इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें बन रही है। ये एक तरीके से पश्चिमी देशों की तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से हम पे थोपा जा रहा है। इनका मानना है। ये कौन है? आर्टुरो एस्कोबार का। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। इन क्वेश्चंस का वीडियो जो है, इस वीडियो को आप कई बार रिवाइंड करके बार बार देखिएगा, अच्छे से वीडियो को समझिएगा, आप क्वेश्चंस को समझिएगा। कई क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। मैंने ये क्लास आपको हिंदी में कराई है, पर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी इनके आंसर लिखना चाहते हैं वो इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पूरी तरीके से मॉडल पता होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो इंग्लिश में भी उसको आप अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं भी जानता हूँ, ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, ये एक आर्ट सब्जेक्ट है, ये कला का सब्जेक्ट है ना। कला के अंदर क्या होता है कि आपको अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर करना होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप अपनी तरफ से उसको बहुत अच्छे तरीके से वाइडली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहे। आप हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए और फ्यूचर में हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।